आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का ANTS पार्ट 4 का वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 से, है ना। 26 क्या है? आउट ऑफ मोलर एंट्रोपी फर्स्ट, स्पेसिफिक वॉल्यूम सेकंड, हीट कैपेसिटी थर्ड, वॉल्यूम 4, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास और साइज पे डिपेंड करता है, यानी कि मोलर जहाँ पे मोलर वर्ड लग जाएगा वो हमारा फिक्स हो जाएगा, यानी कि वो कांस्टेंट हो जाएगा। स्पेसिफिक वर्ड लग जाएगा, मोलर वर्ड लग जाएगा तो पहला और दूसरा तो नहीं होगा। हीट कैपेसिटी टोटल डिपेंड करता है और वॉल्यूम भी हमारा डिपेंड करता है, यानी कि ऑप्शन हमारा मतलब 3 और 4 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन था और ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है? 2 मोल्स ऑफ जिंक इज डिजॉल्व्ड इन HCl एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्क डन इन ओपन वेसल। ओपन वेसल में, है ना, जिंक का रिएक्शन, अगर सॉलिड का रिएक्शन हम लोग करा देते हैं 2HCl, है ना, एक्वस में, तो ये हो जाएगा आपका ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, H2 गैस। अब इसका अगर 2 मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसका भी 2 मोल बनेगा, है ना। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? माइनस P एक्सटर्नल इंटू वॉल्यूम, इसमें चेंज नहीं आएगा क्योंकि वॉल्यूम ऊपर नहीं जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। P इंटू DV कह सकते हैं, है ना, या P इंटू V कह सकते हैं। तो माइनस NR डेल्टा T तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ का DV नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा T भी नहीं आएगा, यहाँ पे T आएगा, सिर्फ NRT आ जाएगा। ठीक है, तो -2, है ना। R की जगह हम लोग लिखेंगे 8.314, ठीक है, या इसके टेम्परेचर की जगह लिखेंगे 298। ठीक है, तो -2 इंटू 25/3, राउंड ऑफ में कर रहा हूँ थोड़ा इसको, इंटू 300। ठीक है, ऑप्शन किलो जूल में है तो डिवाइड कर दो बेटा ये 1000 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और यहाँ पे आपका ये 20 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, यहाँ पे हो जाएगा ये 50, -50 डिवाइडेड बाई 10, तो अप्रॉक्स में -5 किलो जूल आ जाएगा अप्रॉक्स में, है ना, उससे थोड़ा कम आएगा। तो अप्रॉक्स में 5 का मतलब ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ 0.1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस एट दैट परफॉर्म्स 75 कैलोरी, ठीक है, ऑफ वर्क एडियाबेटिकली इफ इनिशियल टेम्परेचर इज 227 डिग्री सेंटीग्रेड। आर की वैल्यू दिया हुआ है 2 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन। तो वर्क जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? एक तो होता है आपका P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा -1, या NR T2 माइनस T1 अपॉन गामा -1। तो यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम तो दिया नहीं है तो हम लोग टेम्परेचर वाला फैक्टर लगा देंगे। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? N की वैल्यू 0.1, है ना, इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 75, है ना। 75 इज इक्वल टू 0.1 इंटू R की वैल्यू 2, T2 की वैल्यू निकालना है, T1 की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? T1 की वैल्यू हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 500, ठीक है, अपॉन गामा की वैल्यू, यहाँ पे मोनोएटॉमिक बोला है तो मोनोएटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/3 माइनस 1। ठीक है, तो बस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। 75 इज इक्वल टू 0.2, है ना, को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, 0.2 को हम लोग सीधा यहाँ पे 1/5 लिख देते हैं। T2 माइनस 500 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 2/3, तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा T2 75, T2 माइनस 500 को ऐसे ही रहने दो और ये हो जाएगा 75 इंटू 2/3 इंटू ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 250। तो T2 इज इक्वल टू 250 प्लस 500 दैट इज 750 केल्विन। ठीक है, 750 हमारा केल्विन आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या बोला जा रहा है? वर्क डन बाय द गैस इन अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। वर्क डन क्या बेटा सीधा फॉर्मूला होता है P2V2 माइनस, है ना, P1V1 अपॉन गामा -1। चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। ठीक है,
अब वो प्रोसेस अलग होगा लेकिन फार्मूला सेम होता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अच्छा, NrT2 माइनस T1 भी होता है, जब जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा था, ठीक है। तो T2 माइनस T1 हुआ, वहाँ पर T1 माइनस T2, तो बी ऑप्शन गलत हो गया, है ना। यहाँ पर P2 V2 माइनस P1 V1 तो है, लेकिन यहाँ सिर्फ गामा है, तो सिर्फ हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। सिंपल फार्मूला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जा रहा है, यूज द गिवन स्टैंडर्ड इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन इन किलो जूल पर मोल, डिटरमाइन द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। NH3 है ना, गैस प्लस 3F2 गैस, ठीक है, इज इक्वल टू NF3 गैस, ठीक है, प्लस 3HF गैस, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इस रिएक्शन का आपको क्या दिया है, इस रिएक्शन का आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताना है, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताना है, तो ये आपका सम ऑफ, है ना, डेल्टा H0F फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ डेल्टा H0F फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। बस ये कर दीजिए। हमको डेटा दिया हुआ है, डेटा कहाँ है, अगले पेज पे, ठीक है। ये क्या बोला जा रहा है, इसमें हमको अमोनिया का दिया हुआ बेटा, है ना। प्रोडक्ट में हम लोग क्या करेंगे, NF3 का माइनस, है ना, साइन के साथ रखेंगे हम लोग। तो साइन कितना है, -113, ठीक है। और ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या है, HF का। तो यहाँ पर 3 मोल है, तो 3 इंटू, है ना, HF का कितना दिया बेटा, -269, ठीक है। और माइनस ऑफ माइनस, देखो बेटा F2 का तो 0 हो जाएगा, इसका डेल्टा H0F फॉर्मेशन, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में ये हमारा रेफरेंस स्टेट है, तो रेफरेंस स्टेट में इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और एमोनिया का बस लिख दीजिए, माइनस अमोनिया का कितना है, -46.2, ठीक है, बस रख दीजिए बेटा, -113। इसको अगर आप थोड़ा सा इसको सही करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, राउंड ऑफ में थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर -3 इंटू 270, है ना, अप्रॉक्स में, और यहाँ हो जाएगा 46.2, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इस तरीके से कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 810, और 810 प्लस 900, है ना, ठीक है। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्स में आपका 810 के आसपास आ जाएगा, और ये 920 के आसपास आ जाएगा ना, -920 प्लस 46, तो 800 समथिंग आ जाएगा। 890 तो नहीं आ सकता बेटा, है ना, 890 नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें से अगर हम लोग 46 माइनस करेंगे तो 873 के आसपास आंसर आ जाएगा, ठीक है, -873.8 किलो जूल, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 एंड C2H6 आर x1 एंड x2 किलो कैलोरी, द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ C2H4। तो सबसे पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है हमको, है ना, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का हम लोग रिएक्शन लिख लेंगे, ठीक है। तो C2H4 का अगर हम लोग, है ना, एक H2 गैस ऐड करेंगे इसमें, है ना, तो ये हो जाएगा बेटा आपका C2H6। अब ये एक तरीके का रिएक्शन हो गया। अब इस रिएक्शन का नाम हो गया हीट हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। उसमें हीट ऑफ जो रिएक्शन होगा उसी को हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलेंगे। अब ये एक तरीके का हीट ऑफ रिएक्शन होगा, और कोई भी हीट ऑफ रिएक्शन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो बस आसानी से प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इसका हमको डेल्टा H0F दिया है बेटा, कितना दिया है, इसका डेल्टा H0F C2H6 का दिया हुआ है x2, इसका डेल्टा H0F दिया हुआ है हमको x1, और इसका डेल्टा H0F नहीं दिया है हमको, ठीक है, इसका डेल्टा H0F नहीं दिया है। तो नहीं दिया है इसका मतलब ये 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x2, है ना, प्रोडक्ट का x2 हो जाएगा और रिएक्टेंट का हमारा x1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर ये हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी ऑप्शन हमारा C करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका मिस्टेक हो जाएगा, अगर आप पहले को x1 समझ लोगे, दूसरे को x2 समझ लोगे, तो x1 माइनस x2, x2 माइनस x1 आप गलती कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि B और C आपका गलत वाला आंसर हो सकता है, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रोडक्ट का हमारा C2H6 का दिया है x2 और रिएक्टेंट का दिया है x1, तो x2 माइनस x1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर C। अगला है क्वेश्चन 32 क्या बोला रहा है, द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन C2H6, है ना, C2H6 है बेटा, C2H6 से
हमारा 2 कार्बन सॉल गैस बन रहा है और ये 6 हाइड्रोजन गैस बन रहा है। इस रिएक्शन को देख के तो यही लग रहा है कि ये आपका एटमाइजेशन रिएक्शन है ना, यानी सारे के सारे एटम्स एक एक गैसियस एलिमेंट में अलग हो गए है ना, एक एक गैसियस एटम में अलग हो गए। सारे जो एलिमेंट है एक एक गैसियस एटम में अलग हो गए फ्री रेडिकल के फॉर्म में। तो कह रहे हैं द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज, ठीक है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इसको इस तरीके से देखें बेटा, तो ये हमारा C2H6 का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें हमारा इसको अगर इस तरीके से है, इसमें इसका बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है, यानी कि इस पूरे रिएक्शन का बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है X, मतलब इसी को हम लोग डेल्टा H बोलेंगे। तो इसको हम लोग हीट ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे। तो 2 कार्बन गैस प्लस 6 हाइड्रोजन गैस, हाँ। तो 6 कार्बन हाइड्रोजन, ये 3 कार्बन हाइड्रोजन तो अलग हो ही जाएगा आपका, ठीक है। तो 6CH तो हमारा निकल गया, 6 हाइड्रोजन अलग तरीके से निकल गया और 2 कार्बन के लिए बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। तो अगर CH बॉन्ड, अगर हमको सिर्फ CH बॉन्ड रहता तब तो हम लोग निकाल देते हैं ना, इसमें हमको CC बॉन्ड का एनर्जी दिया नहीं है। अगर CH बॉन्ड की एनर्जी पूछा है तो इस बॉन्ड की एनर्जी के लिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आपका टोटल जो हमारा इंथैल्पी इसमें यूज़ हो रहा है उसमें डेल्टा H है ना, कार्बन बॉन्ड एनर्जी प्लस 6 टाइम्स ऑफ दी डेल्टा H कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी। तो हमसे तो ये पूछा गया है और इसकी वैल्यू X दिया है, इसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, ठीक है। प्लस 6 इंटू डेल्टा H CH। तो अगर हमको ये हमसे पूछ रहा है, हमको X दिया है, तो बहुत सारे लोग करेंगे कि आंसर उनका X/6 हो जाएगा, लेकिन ये तो दिया ही नहीं बेटा। तो हमारे पास दिया नहीं है तो डेटा इनसफिशिएंट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमको कार्बन नहीं दिया गया है, इस वजह से ये डेटा इनसफिशिएंट है। अगर ये देता, कुछ भी XY जो भी देता, उसको हम लोग माइनस करके 6 से डिवाइड कर देते तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है, लेकिन ये तो दिया ही नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जा रहा है? कैलकुलेट द फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड इंथैल्पी। ये रिएक्शन दिया है बेटा, P गैस है ना, सॉरी P सॉलिड है, P सॉलिड प्लस 3/2 Cl2 गैस इज इक्वल टू PCl3 गैस, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl3, यानी कि ऐसा ही PCl3 बनता है। फॉस्फोरस शुड बी, फॉस्फोरस किस में होना चाहिए? सॉलिड में होना चाहिए, क्लोरीन गैस में होना चाहिए। और ये हमारा 1 मोल है, तो ये इसको इस रिएक्टेंट को अपने हिसाब से बैलेंस कर लिया गया है, ठीक है। अब इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है कितना? इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है इस रिएक्शन के लिए 306 किलो जूल, ठीक है। अब इसका कह रहा है हीट ऑफ एटमाइजेशन, यानी कि डेल्टा H एटमाइजेशन दिया हुआ है कितना आपका 314, ठीक है, किलो जूल। अब इसका दिया हुआ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटमाइजेशन, यानी कि P सॉलिड से P गैस में अगर कन्वर्ट होगा तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर कह रहा है कि ये आपको Cl गैस का हीट ऑफ फॉर्मेशन थोड़ा क्वेश्चंस को लिखने का तरीका अलग है ना, मतलब बॉन्ड एनर्जी को लिखने का तरीका अलग है। उसमें कह रहा है कि Cl गैस को बनाने का हीट, यानी कि कुल मिला करके 3/2 Cl2 से Cl गैस बनाएंगे तो 3 Cl गैस बनेगा, और 1 Cl गैस बनाने के लिए हमको 1/2 Cl2 तोड़ना पड़ेगा। तो 3 Cl गैस बनाने के लिए हमको 3/2 Cl2 तोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसी प्रोसेस का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है कितना, मतलब 1 क्लोरीन गैस बनाने का दिया हुआ है, तो हमको 3/2 के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो ये कितना दिया है बेटा 121, ठीक है। और इस प्रोसेस से फिर हम लोग इधर जाएंगे, ठीक है, और इधर जाएंगे तो इसमें हम लोगों को ये हमारा बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए इसमें। अब यहाँ पे आपका टोटल जो हीट इंथैल्पी होगा, ठीक है, डेल्टा H फॉर्मेशन यानी कि 306, ये बराबर किसके हो जाएगा? ये आपका एटमाइजेशन में 314 एनर्जी लग रही है, ठीक है, और बाकी इसके 1 मोल के लिए लग रही है, तो इसके 3 मोल के लिए 3 × 121, ठीक है, और माइनस फॉस्फोरस डेल्टा H, इसका बॉन्ड एनर्जी हमारा डेल्टा H PCl बॉन्ड की एनर्जी, ठीक है, वो भी कितना बॉन्ड का है? 3 के लिए, 3 बॉन्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर PCl में लिख दे रहा हूँ, PCl बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। 3 मोल बॉन्ड का निकालना है फॉस्फोरस, है ना। PCl3 का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस तरीके से आपका बनेगा, ठीक है। तो 3 फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड है, हमको यही पूछ रहा है। इसको इधर करिए, 3 डेल्टा H PCl बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू, इसको आप जोड़ लीजिए 314 प्लस ये हो जाएगा 3363, ठीक है, और ये हो जाएगा
माइनस 306, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे खाली ये निकालेंगे तो इसको डिवाइड कर दीजिए 3 से, हो जाएगा काम आपका, ठीक है। तो ये राउंड हो जाएगा 314, ये हो जाएगा 30 मतलब 8 + 63, ये हो जाएगा 371 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 100 तो आ ही जाएगा, 71 को 3 से डिवाइड करोगे तो 23 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 23.667। तो ये हो जाएगा 123.66 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन है बेटा, अब देख लीजिएगा, सिंपल है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला जा रहा है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट टेम्परेचर T is found to be -Q joule per mole. Hence heat of combustion in joule per mole of ethanol at same temperature at constant volume, ठीक है बेटा। तो हीट ऑफ कंबशन मतलब हीट है ना, सीधी भाषा में अगर बात करें तो हीट। पहले तो आप इथेनॉल का कंबशन का रिएक्शन लिख लीजिए, C2H5OH है ना, इथेनॉल ये होता है लिक्विड में, है ना। अब अगर इसको हम लोग जलाएंगे, ठीक है, जलाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, टकीला शॉट नहीं बनेगा, CO2 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO2, ठीक है। CO2 के बाद यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 CO2 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 H2O लिक्विड, ठीक है। अब इसको जरा बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करेंगे बेटा तो यहाँ पे हो जाएगा ये गैस, ये लिक्विड, यहाँ से ये ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए, 4 और 3 7 में से 1 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 6 के लिए क्या हो जाएगा 3O2, ये होता है गैस में, वो लिक्विड में, ये गैस में, ये लिक्विड। इसके लिए डेल्टा Ng कितना हो जाएगा बेटा 2 - 3, 2 - 3 मतलब -1, है ना। गैस के लिए हम लोग लेंगे सिर्फ, है ना, लिक्विड के लिए छोड़ देंगे। तो अब सवाल इसमें बोला गया है हीट ऑफ कंबशन, यानी हीट को हम लोग Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर को मैं लिख रहा हूँ डेल्टा H से, ठीक है। हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लोग लिख रहे हैं डेल्टा U से, ठीक है। मतलब हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर इंथैल्पी कहलाता है, हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी। बहुत आसान सवाल हो गया बेटा, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT का फॉर्मूला लगा दीजिए। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू दिया हुआ है कितना, इसकी वैल्यू दिया हुआ है Q, है ना, -Q, है ना। इसकी वैल्यू हमको कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू -Q दिया है, तो डेल्टा U क्या हो जाएगा -Q माइनस डेल्टा NGRT, ठीक है। तो -Q तो पहले ही था और डेल्टा Ng की वैल्यू भी माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस और 1 × RT, तो RT के फॉर्म में दिया है -Q + RT हो जाएगा आंसर, -Q + RT यानी RT - Q, यानी कि पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्शन दैट प्रोवाइड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl। बहुत ही आसान सवाल है बेटा, कह रहे खाली थर्मोकेमिकल रिएक्शन लिखना है CH3Cl का, CH3Cl अब जो भी स्टेट में होगा, है ना। अगर मान लो सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड स्टेट में लिख लो, ठीक है। और कार्बन शुड बी सॉलिड, एक एक एलिमेंट को उसके स्टैंडर्ड स्टेट से लिख लीजिए बेटा, है ना। तो और हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है तो इसको हम लोग गैस के फॉर्म में लिखेंगे, तो 3/2 H2 गैस लिखना पड़ेगा आपको, और एक ही क्लोरीन है तो 1/2 Cl2 लिखना पड़ेगा बेटा। हर जो जितने भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है उसको उसके स्टैंडर्ड स्टेट के फॉर्म में लिख देंगे। तो पहला ऑप्शन में HCl है, छोड़ दो, आगे बढ़ो। दूसरा ऑप्शन में एलिमेंटल फॉर्म में है, आगे बढ़ो, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन में कार्बन तो है, 3/2 H2 भी है, सही है ना, और 1/2 Cl2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन C हो सकता है ना। अच्छा, इसमें हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए, हालांकि इसमें दिया नहीं है तो ये गैस में होना चाहिए। अगर ऑप्शन कुछ और दिया होता गैस या सॉलिड में तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है कि इसका गैस में होता है या सॉलिड में होता है। तो फिलहाल में तो ये गैस में है तो इसको गैस में ही मान के चलेंगे, यानी कि ऑप्शन C हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, मैं आपका मोहित सर। आज हम लोग NTS PT4 JEE पेपर का डिस्कशन करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है 3-methyl pentene ऑन रिएक्शन विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड फॉर्मेशन एडिशन प्रोडक्ट, द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स फॉर द प्रोडक्ट इज। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया 36, 3-methyl pentene, तो पेंट में हो जाएगा आपका 5 कार्बन, ठीक है ना। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है।
थर्ड पोजीशन पे मिथाइल लगाना है, मिथाइल जोड़ दीजिए CH3, ठीक है ना। रिएजेंट दिया है HBr इन प्रेजेंस पेरोक्साइड, HBr पेरोक्साइड। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कभी रिएजेंट HBr के साथ साथ पेरोक्साइड एक साथ दोनों प्रेजेंट होते हैं तो एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल चलता है, ठीक है ना। एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल एम रूल का मतलब एंटी मैनर में हम एम रूल का अप्लाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या बोलता है कि H पार्ट को डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जोड़े जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, और Br पार्ट को वहाँ पे ऐड किया जाता है जहाँ जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होता है। आप देखिए इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं। तो मार्कोनी-कॉप्स रूल के हिसाब से H पार्ट को यहाँ जोड़ना था जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, और Br पार्ट को वहाँ जोड़ा जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। अब इसी चीज़ को आप उल्टे सोचिए, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल लगाइए। तो एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल में H पार्ट को वहाँ जोड़ा जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है, और Br को वहाँ ऐड कीजिए जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है ना। जैसे आप लोग पढ़े भी होंगे इन केस ऑफ एम रूल, ठीक है ना। जब भी HBr रिएजेंट हो तो ये H+ पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन से ऐड होता है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन से ऐड होगा जिसके पास हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और Br पार्ट को एज ए न्यूक्लियोफाइल Br- को उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जोड़ते हैं, ऐड करते हैं जहाँ पर हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक ना। ये होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल। लेकिन यहाँ पे जब कभी रिएजेंट HBr और उसके साथ साथ पेरोक्साइड दिया हो क्वेश्चन में तो आप तुरंत एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल यूज करें। तो एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल एम रूल का जस्ट उल्टा है, ठीक ना, अपोजिट है। तो यहाँ पे एम रूल में H पॉजिटिव पार्ट को, ठीक ना, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को, H पार्ट को उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जोड़ते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो। अब इसका रिवर्स सोचिए, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल में, ठीक ना, यहाँ पर एम रूल का यूज़ करेंगे। जब भी HBr और पेरोक्साइड का प्रेजेंस हो तो एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल यूज किया जाता है। तो H पार्ट को वहाँ जोड़े जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और Br पार्ट को वहाँ जोड़े जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन कह रहा है इसके स्टीरियो आइसोमर्स, पहले इसका प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो प्रोडक्ट बनाने के बाद आप देखिए यहाँ हो जाएगा Br, ठीक है ना, और यहाँ जुड़ जाएगा CH3। अब क्वेश्चन बोला है द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स फॉर द प्रोडक्ट इज। तो देखिए ये कायरल कार्बन है, ये भी कार्बन कायरल है। टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं इसमें? 2। और ये कंपाउंड टोटली अनसिमेट्रिकल है। तो जब भी अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको फार्मूला पता होगा। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इक्वल टू 2 to the power n। n का वैल्यू कितना है यहाँ पे? आंसर हो जाएगा आपका 4। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल के लिए HBr रिएजेंट के साथ साथ पेरोक्साइड का होना ज़रूरी है। जब कभी भी क्वेश्चन में आपको HBr और पेरोक्साइड का प्रेजेंस मिले, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप ब्लाइंडली एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल यूज कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हीटिंग ऑफ 2-chloro-1-phenyl butane with potassium ethoxide ethyl alcohol gives X as a major product. Reaction of X with mercurous acetate in the presence of water followed by sodium borohydride gives Y is as the major product. Y is, ठीक है। पहले इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। हीटिंग ऑफ 2-chloro-1-phenyl butane, ये रहा आपका स्ट्रक्चर, ठीक ना, 2-chloro-1-phenyl butane। इसका रिएक्शन कराना है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। यहाँ पे ETO- K+, ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस है इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल। और आपको पता है कि किसी अल्काइल हैलाइड के सामने अगर स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए तो वहाँ पे E2 मैकेनिज्म होता है। E1 मैकेनिज्म के लिए वीक बेस का प्रेजेंस होना जरूरी है, और जब कभी स्ट्रॉन्ग बेस रहे, अल्कोहलिक बेस रहे, ठीक ना, अल्कोहलिक KOH या स्ट्रॉन्ग बेस दे दे तो वहाँ पे चलता है E2 मैकेनिज्म। तो E2 मैकेनिज्म के लिए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे, बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे Cl क्लोरीन यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, ठीक है ना। लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन हो गया अल्फा, और ये पोजीशन हो गया, फिर ये अल्फा हो गया, और ये हो गया, ठीक है ना, बीटा हाइड्रोजन। तो जब कभी भी स्मॉलर बेस दे तो हमेशा ZF एल्कीन को मेजर बनाना होता है। ये बेस स्मॉलर है, तो इन केस ऑफ व्हेन स्मॉल बेस इज यूज्ड देन ZF एल्कीन विल बी मेजर। तो अब ये बेस क्या करेगा, देखिए इस बेस को दो साइड से H+ निकाल लेने की पॉसिबिलिटी है। तो बेस इस तरह से
उस बीटा पोजीशन से H+ को निकालता है जहाँ ZF एल्कीन बने, मोर स्टेबल एल्कीन बने, ठीक है ना। तो अगर ये बेस यहाँ से H+ निकालेगा तो यहाँ पे एल्कीन बनेगा जो कि फिनाइल के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। लेकिन अगर ये बेस यहाँ से H+ को फायर करवाता है तो यहाँ पे एल्कीन बनेगा जिसको फिनाइल की रेजोनेंस की स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए, जब भी प्रोडक्ट बनाना हो तो स्टेबल एल्कीन बनाना चाहिए, स्टेबल प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो स्टेबल एल्कीन बनाने के लिए अगर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मिल रहा है तो फार बेटर है, ठीक है। तो ये बेस यहाँ से H+ को ट्रैप कर लेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर हो जाएगा। E2 मैकेनिज्म में कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। E2 मैकेनिज्म सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, वहाँ ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ आपका हो गया फिनाइल डबल बॉन्ड और इस तरह से ये आपका प्रोडक्ट बना। इसको क्वेश्चन में बोला है ये X है, ठीक है। अब नेक्स्ट बोल रहा है रिएक्शन ऑफ X विथ HgOAC2 मर्क्यूरस एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। आपने पढ़ा होगा कि ये रिएजेंट, ये मर्क्यूरस एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड फॉलोड बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये रिएक्शन है आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ HgOAC का होल ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और यहाँ NaBH4, ठीक है। ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में देखिए इसमें एंटी एडिशन होता है, किसी तरह का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है क्योंकि इसमें क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, एंटी एडिशन होता है। इस रिएजेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस रिएजेंट में ये वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है और यहाँ से निकलता है हाइड्राइड माइनस, ठीक है। और ये वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल उस पोजीशन पे अटैक करता है जहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन बनता तो ज़्यादा स्टेबल होता, ठीक है ना। जब भी नॉन क्लासिकल मैकेनिज्म आता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का मैकेनिज्म आता है, तो जब भी न्यूक्लियोफाइल पार्शियली डेवलप्ड कार्बोकेटाइन पे अटैक करता है तो वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करता है जिस कार्बन पे अगर कार्बोकेटाइन बनता तो ज़्यादा स्टेबल होता। बताइए, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी बने और इसके बगल में भी बने तो कौन सा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा? जो रेजोनेंस के करीब बन रहा है ताकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाए। तो अगर इस पोजीशन पे कार्बोकेटाइन बनता तो ज़्यादा स्टेबल होता, इसलिए न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती अगर वहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता तो, ठीक है ना। और H- को लाकर यहाँ ऐसे जोड़ देना है, ये यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, एज अ न्यूक्लियोफाइल है। तो इस तरह से आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा फिनाइल OH, इस तरह से। देखिए आंसर कहाँ है, सी विल बी करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन हेक्स 3-YnL, ठीक ना, InL। पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हेक्स मीन्स 6 कार्बन, 6 कार्बन हम पहले ड्रॉ कर लें, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड है, एल यहाँ पर एल्डिहाइड का सफिक्स है, ठीक है ना। तो लास्ट वाले कार्बन पे थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, 1 1 2 3, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। ये हुआ आपका हेक्स 3YnL का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ से सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर लीजिए। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना, जो एल्डिहाइड को अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। तो अगर ये अल्कोहल में रिड्यूस कर दिया तो ये बन जाएगा OH, ठीक है ना। रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस करता है। फिर नेक्स्ट है ट्रिपल बॉन्ड, थर्ड पोजीशन पे इस तरह से लगा दीजिए। फिर इसका रिएक्शन PbR3 के साथ होगा। तो आपने SN2 में पढ़ा होगा अल्कोहल का रिएक्शन, SN2 में अल्कोहल के रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा कि ये OH ग्रुप हैलोजन से रिप्लेस हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा Br और ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। फिर नेक्स्ट रिएजेंट है मैग्नीशियम ड्राईईथर। अभी अल्काइल हैलाइड का सिचुएशन है, जब भी अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ ट्रीट करते हैं तो ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ठीक ना। तो ये मैग्नीशियम इस Br के बगल में आकर इंसर्ट हो जाता है, ये हो गया मैग्नीशियम और Br, ठीक है। और आप जानते हैं कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये डिसोसिएट हो जाता है पॉजिटिव चार्ज में। अब नेक्स्ट है
CO2 और हाइड्रोलिसिस। तो आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पढ़ा होगा कि यहाँ से जब कभी ग्रिग्नार्ड का ट्रीटमेंट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर उसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो डायरेक्ट ये कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, पहले से इसमें कितने कार्बन है टोटल? 6। 1 2 3 4 5 6। एक नया कार्बन ऐड होगा, CO2 से वो कार्बन ऐड हो जाता है और यहाँ बन जाता है 1 2 3 4 5 6। यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH और थर्ड पोजीशन पे आप यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है। तो देखिए कहाँ दिया है आंसर, ये ऑप्शन सी। 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। 38 का सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। यहाँ सब क्लियर हो रहा है ना। पहले स्टेप में रिड्यूसिंग एजेंट आया जो एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर दिया प्राइमरी अल्कोहल में, फिर यहाँ से अल्कोहल इस हैलोजन से रिप्लेस होकर अल्काइल हैलाइड बना दिया। और जब कभी अल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट मैग्नीशियम डाइईथर के प्रेजेंस में होता है तो ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन होता है, ग्रिग्नार्ड एजेंट बनता है। ग्रिग्नार्ड एजेंट में इस मेटल पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और जब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे मतलब अटैक करेगा CO2 पे, CO2 यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन इज। ठीक है ना। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में आप पढ़े होंगे रेट ऑफ डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटायन। ठीक है। क्योंकि डिहाइड्रेशन में इंटरमीडिएट कार्ब केटायन मिलता है और कार्ब केटायन की इंटरमीडिएट की कार्ब केटायन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जितनी ही ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो इस तरह के रिएक्शन में आपको क्या करना है कि OH को हटा देना है, पॉजिटिव चार्ज बना देना है वहीं पे, और फिर उस पॉजिटिव चार्ज का कार्ब केटायन की स्टेबिलिटी को देखना है। जो कार्ब केटायन जितना ही ज़्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन उतनी ही फास्ट होगी। तो आप ऑप्शन ए में देखिए। ऑप्शन ए में जो ये बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगाया गया है ना, लगा हुआ है ना, ये PDCH होने की वजह से ये OH लीव नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। और जब ये OH PDCH की वजह से लीव नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि जब कभी लिविंग ग्रुप एज ए लिविंग ग्रुप जैसे इसका हाइड्रेशन हुआ, मतलब एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन हुआ, तो ये एज ए बेस H+ को एक्सेप्ट करेगा, इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन फर्दर वो चाहे H2O+ लीव कर जाने का तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये ऑक्सीजन इस बेंजीन के साथ PDCH में है, तो यहाँ तो डिहाइड्रेशन हो ही नहीं सकता। आप ऑप्शन डी में भी देखिए, यहाँ भी ऑक्सीजन के लोन पेयर PDCH में इंगेज हैं इस पाई बॉन्ड के साथ, इस OH का भी लीव कर पाना डिफिकल्ट है, तो ए और डी तो वैसे ही नहीं होगा। अब ऑप्शन बी और सी में देखते हैं। तो बी में सबसे पहले एसिड H+ आया। ठीक ना। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर शेयर करके इस H+ को एक्सेप्ट करता है। ठीक है। और इस तरह से इस मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, जो कि हाईली अनस्टेबल सिचुएशन है। पहला स्टेप एसिड बेस होता है। अब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज, इट इज हाईली अनस्टेबल, ये अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए इस बॉन्ड को अपने फेवर में ब्रेक डाउन कर लेगा। ठीक है। तो यहाँ बनेगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। सी में देखते हैं। यहाँ से ये लीव कर गया। ठीक ना। पहले उसका प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन के बाद फिर डिहाइड्रेशन हो गया, वाटर बाहर निकला, यहाँ पे मिल जाएगा कार्ब केटायन, ये हुआ आपका पॉजिटिव चार्ज। अब बी और सी में देखना है कि कौन सा कार्ब केटायन, कौन सा इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि आप लोगों ने ये स्लोगन आप तो स्लोगन ये पढ़ते होंगे ना, स्टेबल द इंटरमीडिएट फास्टर द रिएक्शन। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट बना कार्ब केटायन। कार्ब केटायन की स्टेबिलिटी जितनी ही ज़्यादा होगी, इंटरमीडिएट जितना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो आप देखें इस यह पॉजिटिव चार्ज के साथ ये पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है। ठीक है ना। बट इस पाई बॉन्ड के साथ ये पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में नहीं है। कंजुगेशन इस रेजोनेंस इस फिनाइल के तरफ से हो रहा है। ठीक ना। इस रिंग के तरफ से ये कंजुगेशन कर रहा है। ऐसा करने से इस रिंग की एरोमेटिसिटी ख़त्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये बॉन्ड इस तरह से, और यहाँ पे हो जाएगा ये डबल बॉन्ड। अब देखिए जैसे ये सिस्टम एरोमेटिक था, एरोमेटिक से ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। बट यहाँ आप देखें इस पॉजिटिव चार्ज को इस रिंग के तरफ से कंजुगेशन का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में ही नहीं, ये पाई बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन में है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर देखें
तो अब देखिए यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आर एस कितने हुए, 2 आर एस हो गए, मैं सॉरी आर एस 2 नहीं हुए, कह सकते हैं 2 आर एस हुए, हाँ ठीक है। इन 2 आर एस में एक सिस्टम एरोमेटिक रहा, दूसरा नॉन एरोमेटिक हो गया, ठीक है ना। और आप यहाँ गौर कीजिए, यहाँ भी एरोमेटिक रहा और आफ्टर रेजोनेंस भी, डिलोकलाइजेशन भी, ये सिस्टम एरोमेटिसिटी को रिटेन करके रखा। तो आप बताइए सबसे ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कौन होगा। यहाँ एरोमेटिक प्लस नॉन एरोमेटिक, एक मोर स्टेबल एक लेस स्टेबल, और सेकंड वाले में देखिए दोनों के दोनों एरोमेटिक सिस्टम है, मतलब ये इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ द हाई एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी। दोनों रेजोनेंस में इंडिविजुअली दोनों रिंग नंबर ऑफ बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर, या आप ये भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर जितना ही ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ दो सिस्टम एरोमेटिक हैं, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक ना। और यहाँ पे एक सिस्टम एरोमेटिक है और दूसरा नॉन एरोमेटिक है, तो इसके कंपेरिजन में इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि ए और डी में तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो ही नहीं सकता, इवन रिएक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर PDCH है, OH यहाँ से लिव नहीं कर पाएगा, डी से भी लिव नहीं कर पाएगा क्योंकि ये पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। सी और बी में हमने देखा कि यहाँ का जो इंटरमीडिएट बना, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना, उसकी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। 2 ही आर एस बने, दोनों को 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, यहाँ पे दोनों का दोनों एरोमेटिक हो गया, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई। और इंटरमीडिएट जितना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, रिएक्टिविटी उतनी ही फास्ट होगी। तो बताइए 39 का आंसर क्या हो जाएगा। 39 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इन द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ देखें जो प्रोडक्ट है वो ट्रांस है, यहाँ पे प्लेडियम और ये कार्बन लिया गया है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं लिंडलर कैटलिस्ट। अब देखिए ए में जो भी अल्काइन होगा, मतलब ए में जो भी कंपाउंड होगा वो अल्काइन होगा, ठीक है ना। क्योंकि अल्काइन के साथ अगर आप लिंडलर कैटलिस्ट लेते हैं तो वो सिस एल्किन बनाता है। ये एक्चुअली एल्किन क्या है, सिस है। तो यहाँ से कंफर्म हो गया ये सिस एल्किन है, तो ए यहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई अल्काइन ही होगा, ठीक है ना। तो आपको बताना है ए और बी को आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ कुछ भी होगा तो अल्काइन ही होगा, ठीक ना। अच्छा, तो आप देखें ऑप्शन ए पे यहाँ पेंटेन दिया है, ऑप्शन नहीं होगा। बी में यहाँ 2 पेंटाइन दिया है, इसमें देखा जा सकता है। सी में दिया है ए एन पेंटेन, तो ए और सी तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, बी और डी चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं बी का ऑप्शन। अगर हम 2 पेंटाइन ले लें, H2 प्लस 2 पेंटाइन, पहले पेंटाइन का स्ट्रक्चर ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है, इस तरह से ये हो गया 2 पेंटाइन। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब इसका हम रिडक्शन कराते हैं H2PD और कार्बन के प्रेजेंस में, तो ये है आपका लिंडलर कैटलिस्ट। लिंडलर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये अल्काइन जो कि नॉन टर्मिनल है, ये अल्काइन सिस एल्किन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखें इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3H डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे हो जाएगा C2H5 और ये हो जाएगा H। ये मिला आपको सिस एल्काइन, ठीक है ना, सिस एल्किन सॉरी। बताइए इस कंपाउंड का क्या नाम होगा। 1 2 3 4 5 2 पेंटाइन, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप यहाँ देखिए जो ए मिला, ये जो ए है वो 2 पेंटाइन है। डी भी हम चेक कर लेते हैं। हाँ, ए मिला यहाँ पे 2 पेंटाइन ना, ये 2 पेंटाइन मिला। और फिर नेक्स्ट ये बोल रहा है कि इसका रिडक्शन, बर्च रिडक्शन है, जब इसका हम बर्च कराते हैं तो देख लेते हैं इसका भी। तो यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3 H2 Na लिक्विड NH3, ये बर्च रिएजेंट है। तो बर्च नॉन टर्मिनल अल्काइन को ट्रांस में कन्वर्ट कर देगा, तो आप इसका ट्रांस बना लें। तो ये आपका मिला ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक है, ट्रांस 2 ब्यूटीन। बट यहाँ देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन ए तो वैसे भी नहीं होगा, हमको ऑब्जर्व करना था बी और डी। तो बी में मैंने ए 2 पेंटाइन लिया तो ये सिस आंसर आ गया, मतलब ये आंसर आ गया। बट यहाँ बी में जब मैं इसका हाइड्रोजनेशन किया, रिडक्शन किया, तो यहाँ पे सिस 2 ब्यूटेन दिया हुआ है, जो कि गलत है, क्योंकि बर्च रिडक्शन सिस में कन्वर्ट नहीं करता है, ट्रांस बनाता है। तो आप डी में देखिए, डी में है 2 पेंटाइन, तो आप देखें 2 पेंटाइन से सिस एल्किन बनाया जा सकता है, ठीक है ना। और बी में है ट्रांस 2 ब्यूटेन, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि बर्च रिडक्शन नॉन टर्मिनल अल्काइन को ट्रांस एल्किन में कन्वर्ट करता है।
तो आप देखें ट्रांस 2 ब्यूटीन और 2 पेंटाइन, तो 2 पेंटाइन और ट्रांस 2 ब्यूटीन किस किस में है, ऑप्शन डी 2 पेंटाइन और ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक है ना। तो डी विल बी करेक्ट आंसर। बी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बी का ए तो सही था, बात समझ में आ रही है ना, लेकिन जो बी प्रोडक्ट मिल रहा है वो यहाँ पे ट्रांस होना चाहिए था, क्योंकि बर्च नॉन टर्मिनल को ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है सिस, जो कि गलत है। तो ये रिएक्शन यहाँ से ट्रांस मिलना चाहिए और यहाँ 2 पेंटाइन मिलना चाहिए, तो 2 पेंटाइन और ट्रांस 2 ब्यूटीन ऑप्शन डी में है, इसलिए डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 41 डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, H+, पहले स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन होता है, ठीक ना। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H+ को शेयर करेगा एज ए बेस, और क्योंकि H+ इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए ये एसिड है, तो पहला स्टेप यहाँ पे एसिड बेस होगा। देखें OH2 पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे ये फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज इट इज हाईली अनस्टेबल, तो ये यहाँ से लीव कर जाएगा, और यही स्टेप इस रिएक्शन का RDS स्टेप होता है, पॉजिटिव चार्ज इस तरह से। अब देखिए डिहाइड्रेशन रिएक्शन E1 मैकेनिज्म से प्रोसीड होता है, बट यहाँ पे कहीं भी अगल बगल में sp3 कार्बन पे बीटा हाइड्रोजन नहीं है, तो मैं इसका रेजोनेंस करवा देता हूँ, ठीक ना। रेजोनेंस करवा देते हैं ताकि बीटा हाइड्रोजन मिल जाए और वहाँ से हाइड्रोजन को हटा के एल्कीन बनाया जा सके। तो जैसे रेजोनेंस होगा तो यहाँ पर इस पर क्रिएट होगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे होगा रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन होगा, ठीक है। क्यों रिंग एक्सपेंशन की ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले कार्बन पे, इस कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं था, ठीक है ना, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं था, जिससे कि हम E1 करवा दें या एल्कीन का फॉर्मेशन करवा दें। sp3 कार्बन पे बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो जब ये एक्सपेंड हुआ तो आप देखें रिंग कुछ यूँ फॉर्म हुआ, 5 से ये 6 में कन्वर्ट हो गया, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हो जाता है इस तरह से, ठीक है। अब क्या करें कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लें और यहीं पे एल्कीन बना दें, या आप यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करवा के यहाँ पे एल्कीन बनाएं। तो देखिए अगर ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है ना, तो ये बॉन्ड यहाँ पे बनेगा और कंप्लीट सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा, मतलब बेंजीन, ऊपर वाला रिंग बेंजीन एज अ मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे आप डबल बॉन्ड बनाते हैं तो ये सिस्टम एरोमेटिक नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है ना, हमें तो प्रोडक्ट मेजर बनाना है, स्टेबल एल्कीन बनाना है। तो स्टेबल एल्कीन बनाने के लिए इस हाइड्रोजन को ही रिमूव कराया जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन रिमूव किया तो यहाँ से आप देखिए इस तरह से ये आपका स्टेबल एल्कीन मिला। रीज़न, क्योंकि ये सिस्टम क्या बन गया आपका, एरोमेटिक। बट अगर आप यहाँ से H+ को फायर करवाते तो सिस्टम एरोमेटिक नहीं होता। क्लियर। तो देखिए ये कंपाउंड ए में देखिए सेम कंपाउंड है, तो ये विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। सारे स्टेप समझ में आ रहे हैं ना। पहले स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन हुआ, OH ग्रुप एज ए बेस अपने लोन पेयर को शेयर करके H+ को एक्सेप्ट किया, ठीक ना। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आया। हालांकि ये स्टेप फास्ट स्टेप होता है क्योंकि यहाँ पे एसिड बेस स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट मतलब आगे बढ़ा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आया जो कि हाईली अनस्टेबल है, तो ये वाटर यहाँ से एलिमिनेट कर जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटन का फॉर्मेशन होगा। फिर ये रेजोनेंस करके ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँचा। फिर हमने देखा कि बगल वाले sp3 कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं था और यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन की भी गुंजाइश थी, रीअरेंजमेंट भी हो सकता था। तो इस रिंग यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग को एक्सपेंड करके मैंने 6 में कन्वर्ट कर लिया और फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा। अब 2 हाइड्रोजन थे ऑप्शन में, एक राइट वाला हाइड्रोजन, एक लेफ्ट वाला हटाते तो सिस्टम एरोमेटिक नहीं होता, रिंग नहीं बनता, माइनर प्रोडक्ट मिलता। इसलिए इस हाइड्रोजन को हटा के हम यहाँ बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि स्टेबल है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 ग्रिग्नार्ड का क्वेश्चन है। देखिए पहले स्टेप में CH3 MgBr, ये रहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये डिसोसिएट हो जाता है माइनस और प्लस में, ठीक है ना। फिर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कीटोन पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करेगा और हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पर OH और CH3 बन जाएगा। क्यों, फिर यहाँ से HBr है रिएजेंट। नेक्स्ट तो यहाँ से आप देखें HBr एक एसिड है और सामने बेस है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ एसिड बेस स्टेप होगा, लोन पेयर अपना OH अपना लोन पेयर इस H+ को देगा और इसे एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद आप देखें
फिर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया जो कि हाईली अनस्टेबल सिचुएशन है। फिर यहाँ से वाटर लीव कर जाएगा, वाटर यहाँ से लीव कर गया। लीव करने के बाद यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ CH3 और ये प्लस CH3 प्लस। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से Br माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और यहाँ फॉर्मेशन करेगा CH3Br का। क्लियर है। फिर मैग्नीशियम ड्राई ईथर है, तो यहाँ से मैग्नीशियम ड्राई ईथर एक तरह से ये साइक्लो कंपाउंड कह सकते हैं आप, हेलो क्या बोल सकते हैं इसको, हेलो साइक्लो एल्केन क्लास का कंपाउंड बन गया, इसे ये बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ इसका ट्रीटमेंट कीजिएगा तो यहाँ CH3 और यहाँ पे मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाएगा MgBr। क्लियर है। फिर इस पे प्लस चार्ज और ये इस तरह से डिसोसिएट हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल बन जाता है यहाँ पे। फिर अगले स्टेप में है फॉर्मेल्डिहाइड। तो अब बताइए अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन हुआ, ठीक है ना, तो फॉर्मेल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। अगर ग्रिग्नार्ड का R माइनस फॉर्मेल्डिहाइड पर अटैक करता है तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर कोई आप दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और अगर एल्डिहाइड ना लेकर कोई कीटोन लेते हैं तो फिर टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड है, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा इस तरह से CH2OH। देखें डी में देखें इस साइक्लोपेंटेन के रिंग पे एक ही कार्बन पे एक मिथाइल और दूसरा CH2OH है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। 42 का डी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए मैं फिर से बोल देता हूँ, ये पहला स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, फिर हाइड्रोलाइसिस के बाद यहाँ अल्कोहल बन जाता है, फिर अल्कोहल यहाँ एज ए बेस और सामने एसिड है, एसिड बेस स्टेप होता है। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देकर H+ को एक्सेप्ट कर लिया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है जो कि हाईली अनस्टेबल है। फिर यहाँ से वाटर लीव किया, ठीक है ना, लीव करने के बाद इस पे बन गया कार्ब केटाइन। फिर एज ए न्यूक्लियोफाइल ये अटैक किया, अटैक करने के बाद ये बन गया इस तरह से ब्रोमीन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोपेंटेन टाइप का कंपाउंड बना। फिर एक तरह से अल्काइल हैलाइड ही हुआ, ठीक ना, अल्काइल हैलाइड टाइप का कंपाउंड बना, उस क्लास से कंपाउंड बना। फिर वो मैग्नीशियम डाइथर के साथ ट्रीटमेंट होकर फिर ग्रिग्नार्ड बनाया और इस तरह से ग्रिग्नार्ड फॉर्मेल्डिहाइड पर अटैक करके प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है और ये होगा आपका आंसर डी। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव SN1 रिएक्शन विथ एक्वस AgNO3। तो आप देखिए लिविंग ग्रुप को लीव करवाइए, एक्वस AgNO3 के साथ रिएक्शन SN1 रिएक्शन होता है। यहाँ पे AgNO3 कैटलिस्ट होता है, एक्वस यहाँ पे वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन पे अटैक करता है। SN1 रिएक्शन में सबसे पहले लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है, फिर कार्बोकेटाइन को अगर ज़रूरत है तो रीअरेंजमेंट होगा और फिर लास्ट स्टेप में जो कि फास्ट स्टेप होता है उसमें न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन पर अटैक करके प्रोडक्ट बना देता है। तो यहाँ पर हमको प्रोडक्ट नहीं बनाना है, मुझे ये देखना है कि कहाँ पे SN1 रिएक्शन नहीं होगा। तो आप लिविंग ग्रुप को लीव करवाइए, कार्बोकेटाइन बनाइए और फिर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख लीजिए। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो कि इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बताना है कि कहाँ पे SN1 रिएक्शन नहीं होगा। तो लिविंग ग्रुप को लीव करवाइए, कार्बोकेटाइन बनाइए और फिर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख लीजिए। अच्छा, SN1 रिएक्शन और कहाँ नहीं हो सकता है? जिस किसी कंपाउंड में लिविंग ग्रुप लीव करने से मना कर दे, जैसे PDCH वाला केस हो जाए, कुछ बाईसाइक्लो कंपाउंड में ब्रिजिंग हैलाइड वाला केस हो जाए, जहाँ से लिविंग ग्रुप को निकाल पाना काफ़ी मुश्किल है, कठिन है। अगर कोई कंपाउंड में किसी कंपाउंड से लिविंग ग्रुप निकलना मना कर दे, ना निकले या उसे निकलने में बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, वो नहीं निकल पा रहा है, तो वहाँ पे SN1 रिएक्शन, SN1 नहीं बल्कि एलिमिनेशन और कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ए में देखते हैं, ए में अगर Br को हम हटाते हैं तो यहाँ पे बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होगा, तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। बी में देखिए, अगर Br यहाँ से लीव किया तो इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये कंप्लीट सिस्टम एरोमेटिक होगा, इसका मतलब इंटरमीडिएट स्टेबल है, कार्बोकेटाइन स्टेबल है, रिएक्शन हो जाएगी। सी में आप देखिए, दोनों जगह से Br को लीव करवाइए और दोनों कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दीजिए। अब इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो ये कंप्लीट सिस्टम, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये कंप्लीट रिंग एरोमेटिक सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी रिएक्शन ये दे सकता है। और दूसरा बात, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो इस पॉजिटिव चार्ज को इस फिनाइल का रेजोनेंस का स्टेबिलिटी भी मिल सकता है। क्यों? यहाँ भी अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो फिनाइल का रेजोनेंस उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा और बाद बाकी ये रिंग तो कंप्लीट एरोमेटिक सिस्टम है ही, तो यहाँ भी SN1 हो सकता है। डी में आप देखिए,
Br ग्रुप को लीव करवाइए तो इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये कंप्लीट सिस्टम एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो सोचिए अगर कार्ब केटाइन इंटरमीडिएट ही अनस्टेबल हो गया तो फिर रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि स्टेबल द इंटरमीडिएट फास्टर द रिएक्शन। तो यहाँ जो कार्ब केटाइन बना एंटी एरोमेटिक बना, इट इज ए हाईली अनस्टेबल, दैट्स वाई SN1 रिएक्शन डज नॉट हैपन। तो डी विल बी करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर डी होगा, ठीक है ना। लिविंग ग्रुप, कहीं भी किसी कंपाउंड में अगर PDCH का केस हो, लिविंग ग्रुप किसी रिंग के साथ या कहीं पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में हो, या लिविंग ग्रुप के बाद एंटी एरोमेटिक का फॉर्मेशन हो रहा हो, या कुछ बाईसाइक्लो कंपाउंड पे लिविंग ग्रुप को लीव करवाना हो, तो इस सिचुएशन में लिविंग ग्रुप लीव नहीं कर पाता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इंटरमीडिएट अनस्टेबल मिलेगा। अगर इंटरमीडिएट अनस्टेबल हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी या रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 44 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। H+H2 ये एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है ना। ये एल्कीन एज ए न्यूक्लियोफाइल आगे बढ़ा H+ को, जो कि इलेक्ट्रोफाइल इसको गेन कर लेता है। गेन करने के बाद यहाँ पे कार्ब केटाइन का फॉर्मेशन होगा। फिर अगले स्टेप में इसको रीअरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये स्टेबल है। अगले स्टेप में वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल, एक तरह से आप कह सकते हैं कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है ये, जहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ये रहा आपका अल्कोहल। नेक्स्ट है क्रोमिक ऑक्साइड CrO3, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। ये CrO3 यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन बना देगा। क्यों? फिर अगले स्टेप में है NH2NH2 हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जो कि वोल्फ-केस्नर रिडक्शन है। और जैसे इसमें वोल्फ-केस्नर रिडक्शन हमने यूज़ किया N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ये कंप्लीट कीटो ग्रुप एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, CO से CH2 हो जाएगा इस तरह से। देखिए ऑप्शन ए है ना। तो 44 का ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट 45, प्रोडक्ट्स A एंड B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग स्टेट ऑफ रिएक्शंस आर। एक सबस्टेट दिया हुआ है और दोनों साइड अलग अलग रिएजेंट दिए हुए हैं। लेफ्ट साइड वाला रिएजेंट है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और राइट वाला है हाइड्रेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। तो मैं इसको रिएक्शन को लिखता हूँ H+H2, ये सिंपल हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है, ठीक है ना। देखिए डबल बॉन्ड को कैसे तोड़ा जाए, या ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल को कैसे एक्सेप्ट करे ताकि वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बना दे। तो यहाँ मैं इस बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट करा लेता हूँ, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। हालांकि ये पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री है, रेजोनेंस हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ठीक है ना। अगर इस डबल बॉन्ड को मैं बॉटम टू टॉप तोड़ता तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलता, यहाँ पे 3 डिग्री मिल रहा है जो कि स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो यहाँ H+ को ऐड कर देना है और यहाँ OH को, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ हो जाएगा CH3OH और यहाँ H। ये हो गया आपका A। इसमें कोई अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है। B में है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से आप वाटर का एडिशन करा के एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल यूज कर सकते हैं। हालांकि इसमें सीन एडिशन होगा, ठीक है ना। सीन मैनर में आकर बोरेन ऐड होता है BH3, ठीक है ना। यहाँ हो गया H2O2 और यहाँ NaOH। आप सिंपल इस केस में एंटी मार्कोनिफ मैनर या एंटी मार्कोनिफ रूल यूज करके आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से निकलता है, ये यहाँ से H फायर करता है, ठीक है, और ये यहाँ से OH। तो एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल में हमने देखा था कि H पार्ट को वहाँ पे जोड़ा जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, ठीक ना। क्योंकि इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो H को वहाँ ऐड कीजिए जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और OH को वहाँ ऐड करते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, एंटी मार्कोनी मैनर में, ठीक है ना। जैसे एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल में हम करते थे एम रूल का यूज़ करके, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा आपका CH3 और इस OH को यहाँ ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा OH। तो ये रहा आपका, देखिए आंसर B, और ये हो गया A। तो ऑप्शन नंबर B। तो 45 का B ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है ना।
सिंपल यहाँ पे आप मार्कोनी कॉप्स रूल यूज कर लीजिए और यहाँ पे एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एम रूल से भी हम प्रोसीड करवा सकते हैं। वाटर को ऐड करवा दीजिए, एच पार्ट को वहाँ दीजिए जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, जैसे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, और OH को वहाँ ऐड कीजिए जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। लेकिन मार्कोनी कॉप्स रूल में क्या होता है कि एच पार्ट को वहाँ ऐड करते हैं जहाँ जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, और वाटर को वहाँ ऐड करते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से 45 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 46, क्वेश्चन नंबर 46। द मेजर प्रोडक्ट ए ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन हैज़, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स 2,7 डाइमिथाइल 2,6 ऑक्टाडाइन इन द प्रेजेंस ऑफ H+, मेजर प्रोडक्ट। देखिए ऑक्टाडाइन ना, टोटल कार्बन कितने आपको लिखने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 और 6 पे डबल बॉन्ड, 2 और 1 2 3 4 5 6 पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए। 2 और 7 पे डाइमिथाइल, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे एक मिथाइल लगा दीजिए। ये हो गया आपका 2,7 डाइमिथाइल 2,6 ऑक्टाडाइन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में H+ यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, अब ये एल्कीन आगे बढ़ा और इस H+ को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद इस कार्बन पे जनरेट होगा कार्बोकेटाइन जो कि 3 डिग्री है। अब इस रिएक्शन में देखिए कार्बन तो ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इस पूरे सबस्टेट में देखिए, इस पार्ट में देखिए कि यहाँ पर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है और सामने इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ से ये इंट्रा अटैक करके 1 2 3 4 5, ठीक है ना, इंट्रा अटैक करके 5 मेंबर का रिंग का फॉर्म करेगा। ठीक है ना, तो आप 5 मेंबर का रिंग का फॉर्मेशन कर दीजिए। ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्रा मोलिकुलर अटैकिंग, इंट्रा अटैक। जब भी किसी कंपाउंड में इंटरनल न्यूक्लियोफाइल होता है और उसी कंपाउंड में, सेम कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो जाए तो ये न्यूक्लियोफाइल इंट्रा अटैक करके उस कार्बोकेटाइन को अपने आप से ऐड कर लेता है, जोड़ लेता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्रा अटैक। इंट्रा अटैक इज द वेरी वेरी फास्ट। चलिए, तो 1 पे जैसे मैं इसको 1 बोलूँ तो ये हो गया मान लीजिए 5 4 3 2। अब देखिए 1 पे नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 1 पे यहाँ पे 2 मिथाइल आ जाएंगे, CH3 और CH3। ठीक है, और 5 पे देखिए यहाँ फॉर्म होता है कार्बोकेटाइन। क्यों, तो 5 पे यहाँ CH3 और यहाँ CH3 और यहाँ आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ऑलरेडी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो यहाँ से आप तुरंत हाइड्रोजन को निकाल के क्राउडेड साइड में एल्कीन का फॉर्मेशन कर दें। तो इस तरह से क्या मिलेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड मिथाइल और ये हो गया मिथाइल। यहाँ पर रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप रीअरेंजमेंट करते भी तो क्या होता, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलता लेकिन अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाता। ठीक है ना, तो इसमें टोटल कितने एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, 2 sp2 और ये हो गया sp2। तो 46 का आंसर हो जाएगा, 46 का आंसर हो जाएगा 2 विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। 47, ये एक अल्कोहल और एल्डिहाइड से बना हुआ कंपाउंड दिया है, वाई मोल बोला है इसे। ठीक ना, तो यहाँ हो गया HOH। एक्स मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड, एक्स मोल में ग्रिग्नार्ड लिया है MEmgBr और हाइड्रोलिसिस है, और प्रोडक्ट बनाया है अल्कोहल और ये यहाँ अल्कोहल। ठीक है ना, तो देखिए मैंने बताया था द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, इसको बोला है वाई मोल और ये है एक्स मोल। अगर एक्स और वाई का एक्स और वाई के वैल्यू का पता चल जाए तो हम एक्स बाई वाई पता कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना, कि नंबर ऑफ CO ग्रुप प्लस नंबर ऑफ एसिडिक H प्लस नंबर ऑफ लिविंग ग्रुप इक्वल टू नंबर ऑफ Gr
नंबर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंज्यूम्ड, ये आप पढ़े होंगे, कंज्यूम्ड। तो आप यहाँ देखें, एक एसिडिक एच है और एक CO ग्रुप है, ठीक है ना। तो टोटल कितने ग्रिग्नार्ड कंज्यूम होंगे यहाँ? 2। और कोई लिविंग ग्रुप वगैरह तो है नहीं, तो 2 मोल ग्रिग्नार्ड यहाँ पे कंज्यूम होंगे। अच्छा, ये कितना मोल है? ये है 1, ठीक है ना। तो x/y क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में ही बोला है ना, रेशियो x/y ऑन कंप्लीशन ऑफ द अबव रिएक्शन। तो x/y हो जाएगा, x कितना है? 2, तो 2/1 कितना हो जाएगा? 2। तो इस तरह से 47 का 2 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे x मोल ग्रिग्नार्ड है, तो जितने एसिडिक एच और लिविंग ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप होंगे उतने ही GR कंज्यूम्ड होंगे। तो यहाँ पे एक एसिडिक एच और एक कार्बोनिल ग्रुप है, तो 2 यहाँ पे कंज्यूम होंगे, 2 मोल ग्रिग्नार्ड कंज्यूम होंगे, ठीक है। और इस तरह से y मोल कुछ नहीं है तो 1 मोल ही है, तो 2/1 कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 48, ये हमारा इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। 48 क्या बोला जा रहा है? इफ द इंथैल्पी चेंज इन किलो कैलोरी फॉर 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, इसकी गामा की वैल्यू दिया हुआ है बेटा, ठीक है, 7/5, ठीक है। और अंडर द फॉलोइंग प्रोसेस इज -x किलो जूल, डेल्टा एच की वैल्यू दिया है -x किलो कैलोरी दिया है ना, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब इसमें हमको 2 तरीके की R की वैल्यू दिया है। अब ये क्यों दिया है ये थोड़ा सा सोचना है, और ये ग्राफ भी दिया हुआ है ना। तो इससे हमको डेल्टा एच का बेसिक पहले फॉर्मूला क्या होता है बेटा? NCP डेल्टा T, है ना। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, तो मोल्स दे दिया है, अच्छी बात है ना। और CP को हम लोग अभी मोल्स को रहने दो, है ना। CP को हम लोग क्या लिख सकते हैं? CP बराबर गामा R अपॉन गामा -1, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2n को ऐसे रहने दो, गामा R अपॉन गामा -1 इंटू यहाँ पर T2 माइनस T1 लिख देते हैं बेटा। तो गामा अपॉन गामा -1 को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको NR को अंदर NRT2 माइनस NRT1, इसको ऐसे रहने देते हैं, है ना। तो NRT2 माइनस NRT1, क्योंकि टेम्परेचर का कोई हमको इसमें फंक्शन दिया ही नहीं है, तो हमको प्रेशर और वॉल्यूम का फंक्शन दिया है ग्राफ के हिसाब से। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, ये भी हमारा एक एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। तो गामा अपॉन गामा -1, ठीक है, इंटू इसको हम लोग लिख सकते हैं P2V2 माइनस P1V1। अब बेटा इसमें चक्कर ये होगा, गामा की वैल्यू तो 7/5 दिया है, चलो ठीक है। तो गामा -1 कितना हो जाएगा? 7/5 -1 ये हो जाएगा 2/5, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2/5, तो ये हो जाएगा 7/5 अपॉन 2/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और P2V2 माइनस P1V1। अब चक्कर ये बेटा P2V2 यानी कि ग्राफ हमारा ऊपर से लेकर के नीचे आ रहा है, तो इसका फाइनल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर कितना है? 0.821 ATM, और वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर, है ना। मैं इस पर जोर दे रहा हूँ ATM और लीटर, क्योंकि आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती करोगे। तो 0.821 इंटू 10, है ना, माइनस, ठीक है बेटा, 8.21 इंटू प्रेशर कितना है, अरे वॉल्यूम कितना है? 5 लीटर। लेकिन बेटा ये लीटर ATM है, लेकिन हमसे आंसर पूछ रहा है इंथैल्पी में, है ना। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा लीटर ATM में आएगा, लेकिन हमारा कैलोरी जो है इंथैल्पी जो है वो कैलोरी में पूछा है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए इसको कैलोरी में जो भी निकालोगे, ये एक तरीके का वर्क डन होता है, मतलब वर्क डन के हिसाब से निकालते हैं। तो ये लीटर ATM को हम लोग कैलोरी में चेंज करने के लिए 24.206 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद रखिएगा 1 लीटर ATM जो होता है, 1 लीटर ATM 101.3 जूल या 24.206 कैलोरी। तो हमने कैलोरी में मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ठीक है। और किलो कैलोरी में है तो 1000 से हमने डिवाइड भी कर लिया। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर आगे जो नंबर है इसको ये हो जाएगा आगे 7/2, है ना। मैं नेक्स्ट पेज में चल रहा हूँ, ठीक है। तो डेल्टा एच हो जाएगा 7/2, ठीक है, 7/2। और यहाँ पे अगर आपने कॉमन लेना है, यहाँ पे एक काम करिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8.21 और ये हो जाएगा 8.21, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो 8.21 माइनस 5 इंटू 8.21, ठीक है,
इंटू 24.206 अपॉन 1000। अब यहीं से आगे बढ़ते हैं तो 7/2, ठीक है बेटा, इंटू 8.21 कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -4 इंटू 24, इसको राउंड ऑफ में मैं 25 मान ले रहा हूँ, ठीक है, इन अपॉन 1000, ठीक है। राउंड ऑफ कैलकुलेशन कर रहे हैं बेटा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ पे अप्रॉक्स 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और ये हो जाएगा 4.1। तो 4.1 इंटू 7 कितना हो जाएगा, माइनस में आंसर आएगा 4.1 इंटू 7, ठीक है, अपॉन 10, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना, -2.87 अपॉन 10, है ना। मुझे तो नियरेस्ट इंटीजर में आंसर ले आना होगा, तो नियरेस्ट इंटीजर में आंसर आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 10 नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 28, ये हो जाएगा आपका 28.4, ये हो जाएगा 28.4 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा अप्रॉक्स 2.87, ये इसको हम लोग 3 लिख देंगे नियरेस्ट इंटीजर, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए इसको एक बार दोबारा देख लीजिए, इस तरीके से होगा, है ना। और हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन में यहाँ पर बस कैलोरी में चेंज करना गलती मत कीजिएगा, बाकी सब कुछ तो आप सोच पाओगे, लेकिन यहाँ पर कैलोरी में अगर चेंज नहीं कीजिएगा और 1000 से डिवाइड नहीं कीजिएगा तो आंसर हमारा मैच नहीं करेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, है ना। 49 क्या कह रहा है, 200 ml ऑफ 0.2 m HCl इज मिक्सड विथ, ये हमारा एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, लिख लो बेटा। HCl का रिएक्शन कर देंगे हम लोग किसके साथ, NaOH के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा NaCl, है ना, प्लस 1H2O, ठीक है। इसमें कह रहा है मोलर इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मोलर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया हुआ है कितना, -57.1 किलो जूल, है ना, पर मोल, ठीक है। पर मोल बोलें या पर इक्विवेलेंट बोलें, ठीक है, एक्चुअली पर इक्विवेलेंट होता है, लेकिन यहाँ इसके लिए तो 1 मोल 1 इक्विवेलेंट बराबर होगा, ठीक है। तो T इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका HCl दिया हुआ बेटा 200 इंटू वॉल्यूम है मिलीलीटर में, और ये मोलैरिटी है, तो ये हो जाएगा 40 मिलीमोल्स, ठीक है, 40 मिलीमोल्स, ठीक है। छोटा लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा समझ जाइएगा भावनाओं को, ठीक है। यहाँ पे 0.1 मोलैरिटी है, वॉल्यूम दिया हुआ है 300, तो यहाँ पर मिलीलीटर है, तो ये हो जाएगा 30 मिलीमोल्स, ठीक है। और यहाँ पे 0 T इज इक्वल टू T टाइम में, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा लिमिटिंग रीजेंट है ना, और ये हो जाएगा 10 बचेगा, उससे हमको मतलब नहीं है, ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये हमारा क्या बनेगा उससे भी हमको मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर ये 30 मिलीमोल्स हमारा कंज्यूम 100% हो जाएगा तो वही हमारा इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिसाइड करता है, क्योंकि अगर ये 1 रहता है तो 1 के हिसाब से 100% कंज्यूम हो जाता है, अगर ये 2 रहता है तो 1 वाले के हिसाब से हम लोग हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बताएंगे, तो जो हमारा लिमिटिंग रीजेंट रहता है उसके हिसाब से हम लोग हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इस रिएक्शन के बताएंगे। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे कितना आएगा, -57.1 इंटू किलो जूल को हम लोग काम करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 30 मिलीमोल्स है तो 1 मोल के लिए इतना होता है, तो 30 मिलीमोल्स के लिए 30 को अब लोग मिलीमोल्स को मोल्स में चेंज करने के तो 1000 से डिवाइड कर देंगे बेटा, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -571 इंटू 3, ठीक है, -571 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 1500 प्लस आपका 270, है ना, 1700, ठीक है, 1700 was 173, ठीक है, माइनस में इसका हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1713 जूल, ठीक है। तो अब यहाँ पे यहाँ से हम लोगों को वाटर का पहले अमाउंट निकालना है ना, तो इसमें पूछ रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज कितना हुआ, तो टेम्परेचर इंक्रीज हम लोग वाटर के रिस्पेक्ट में दिया है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट हमको वाटर का दिया हुआ है, तो स्पेसिफिक हीट वाटर का दिया हुआ है कितना, 4.18 जूल पर मोल इंटू कैल्विन। फॉर्मूला तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना, मोल इंटू कैल्विन नहीं, आई एम सॉरी, ये ग्राम इंटू कैल्विन दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया है ना, जूल पर ग्राम इंटू कैल्विन, ठीक है। तो फॉर्मूला तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, क्या होगा इसका, Q इज इक्वल टू mH डेल्टा T। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक बात तो समझ लीजिए कि वाटर का अमाउंट यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, 300 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 500 मिलीलीटर। तो 500 मिलीलीटर की वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर की डेंसिटी अगर 1 ग्राम पर ml हो गया तो मास कितना हो जाएगा, 500 ग्राम ही हो जाएगा इसका मास,
ठीक है, मास इतना हो जाएगा और यहाँ स्पेसिफिक हीट दिया है, यहाँ हीट दिया है, टेम्परेचर निकाल दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं डेल्टा एच बराबर कितना है 1713 जूल, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बेटा, है ना, इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो डेल्टा टी हमसे पूछ रहा है तो 1713 डिवाइडेड बाई मास कितना है 500, एस कितना है 4.18। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, अप्रॉक्स में 0.819 समथिंग समथिंग होगा, उसको आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, मतलब आगे नहीं कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग 81.9 इंटू 10⁻⁻², तो आगे वाला नंबर पूछ रहा है राउंड ऑफ में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 82 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, गिवन बॉन्ड एनर्जी इन किलो जूल। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन 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 हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू दिया हुआ है, कह रहा है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड H2O2 लिक्विड 52 किलो जूल है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 लिक्विड। ठीक है बेटा, तो एक काम करते हैं, पहले H2O2 लिक्विड को हम लोग बनाते हैं, तो H2O2 लिक्विड को अगर हम लोग इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बनाएंगे तो H2O2 लिक्विड इस तरीके से हो जाएगा, है ना, H2 गैस, ठीक है, प्लस O2 गैस, है ना, ये आपका स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। इसका आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है। ठीक है, और आपको एक चीज़ और दिया है, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ H2O2 लिक्विड। वेपराइजेशन का मतलब बेटा, इसको अगर वेपराइज करोगे तो H2O2 गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, H2O2 गैस में कन्वर्ट होगा। इसके लिए आपका इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या हो, इसके लिए इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है आपका कितना 52, है ना, किलो जूल। ठीक है, पर मोल, हमको ये पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग इस पूरे प्रोसेस से इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, तो ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग आपका H2O2 प्लस H2O2 जाएंगे तो इसमें हो जाएगा आपका, इसके लिए हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन वाली एनर्जी लगा देते हैं। ये एक मान लेते हैं हीट ऑफ रिएक्शन है, तो हीट ऑफ रिएक्शन का जो बेसिक फार्मूला होता है, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का मतलब H2 में हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और इसमें अगर बनाएंगे तो OOHH। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 2 बॉन्ड है, तो इसमें हो जाएगा आपका बॉन्ड रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो इसका हो जाएगा 435 प्लस 498 माइनस, है ना, इसमें 2 OH बॉन्ड है तो 2 इंटू 464। ठीक है, और माइनस एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है तो माइनस 142 हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, इसका आंसर आ जाएगा -137। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा -137, और हेस लॉ के हिसाब से जाओगे तो डेल्टा HF प्लस ये आपका 52, है ना, हीट ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा H वेपराइजेशन हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 52 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और ये हीट ऑफ रिएक्शन कितना है -137, तो डेल्टा HF पूछ रहा है बेटा, तो डेल्टा HF क्या आ जाएगा -137 - 52, इसका मैग्नीट्यूड लोगे बेटा तो ये आ जाएगा 189, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट कंप्लीट्स अवर डिस्कशन ऑफ केमिस्ट्री NTS। ठीक है, सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन। अब इसमें क्या है कि आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे, कुछ आपको कॉन्सेप्चुअल होंगे, कुछ बहुत आसान होंगे, कुछ जो है न्यूमेरिकल में आपको कुछ कैलकुलेशन वाइज होंगे, तो उसको आप अगर आराम से करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। तो इस कैलकुलेशन की आपको आदत डालनी पड़ेगी कि जहाँ पे आपको आसान क्वेश्चन होंगे उसको आपको पहले करके, और फिर जो आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।